जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आधुनिक काल के तहत हम प्रयोगवाद पर बात कर रहे हैं और प्रयोगवाद का ये चौथा वीडियो है। प्रीवियस के क्लास में हमने पहली क्लास में कॉन्सेप्ट पर बात किया है, सेकेंड क्लास में पहले तार सप्तक के कवियों के संबंध में बात किया, फिर दूसरे तार सप्तक के कवियों के साथ पीवाईक्यू भी किया और आज हम तीसरा शतक के कवियों को देखने के साथ ही जैसे पिछले क्लास में हमने मुक्तिबोध जी को केंद्र में रख के उनसे रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको देखा था, वैसे ही आज हम अज्ञेय जी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी इसी क्लास में कवर कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो रहा होगा और जैसे भी हो अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। देखिए तीसरा सप्तक 1959 में तीसरा सप्तक जो है 1959 में आया और इसमें जो है प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1911, 1919 मदन वात्स्यायन 1922 और फिर इसके बाद विजय देव नारायण शाही 24, कुंवर नारायण 27। देखिए 19, 20, 21, 22 यानी आप देखो 3 साल का डिफरेंस। प्रयाग मदन तो 19, इनका 22, फिर 24 से 27 में आप देखेंगे 3 साल का डिफरेंस और कुंवर नारायण और दयाल सक्सेना का 27 ही दोनों लोगों का समय है। इसके बाद फिर देखिए 32 से 35 3 साल यानी 19, 22, 24, ये 22, 24, अच्छा यहाँ पे देखिए 22, 24 से 2 ही साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 3 हो गया, तो एक आध बार ऐसे लिख के आप करेंगे तो एक थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा अंतराल नहीं है तीसरे सप्तक के कवियों में 1919 से लेके 35 तक में। अब हम कौन सा ट्रिक बना सकते हैं, किससे हम याद कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि एलिमिनेशन मेथड ऐसा होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन आ रहा हो तो आप बहुत अच्छे से एलिमिनेट करके जो आपका सही उत्तर है उस पे पहुंच सकते हैं। अगर आपको पहले सप्तक के कवियों का कंठस्थ है दूसरे सप्तक का तो बहुत आसानी से आप तीसरे सप्तक के कवियों को वहां से छांट कर अलग कर सकते हैं। इसे हम याद करने की ट्रिक में अगर इमेजिन करिए आप, तो प्रयाग नगरी के बारे में पता है। प्रयाग प्रयाग एक बहुत, आप कह सकते हैं कि प्रयाग संगम तीर्थ स्थल हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि जो कुंवर है, कुंवर यानी एक तरीके से कुंवर यानी नारायण, कुंवर नारायण मतलब कि राजा जो है, इनको क्या करना है, विजय यानी फतह, जो किला को फतह करना है। तो प्रयाग नगरी जाना है तो जो कुंवर है वो विजय करने के लिए मदन को साथ लेते हैं कि मदन चलना है कहाँ पे, विजय करने प्रयाग में। वहीं पे सभी के यानी सर्वेश्वर वहीं पे मिलेंगे, सर्वेश्वर या तो वहां मिलेंगे या तो केदारनाथ में मिलेंगे। एक महिला में कीर्ति चौधरी भी इसमें है, तीसरे वाले में 1935 में कीर्ति चौधरी। तो हमने अभी क्या इमेजिन किया कि हम कैसे याद करेंगे। प्रयाग नगरी में कुंवर मदन से कह रहे हैं कि चलना है देव की नगरी विजय करने, यानी विजय यानी किला फतह करने। वहीं पे सभी यानी सर्वेश्वर मिलेंगे और केदारनाथ में भी सब समानता इसीलिए जाते हैं। बाकी कीर्ति चौधरी को आप अलग से ध्यान रखिए। तो एक बार हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हमने क्या सोचा, मतलब कैसे याद करने के बारे में। तो देखिए थोड़ा सा अगर हम ऐसे ट्राई करते हैं तो कुछ चीज़ें याद होती है। इमेजिन करना है हमने हमने कहा कि प्रयाग चलना है और प्रयाग चलने के लिए कौन कह रहे हैं, कुंवर कह रहे हैं। लेकिन कुंवर अकेले नहीं जाएंगे। कुंवर किससे कह रहे हैं कि हमको चलना है, मदन से कह रहे हैं देखो भाई हम लोगों को प्रयाग चलना है। तो कुंवर मदन की सहायता लेते हैं, कीर्ति को छोड़ देते हैं, कीर्ति को नहीं लेते, कीर्ति को अलग कर देते हैं। कुंवर मदन की सहायता लेते हैं, कीर्ति को छोड़ देते हैं। प्रयाग क्यों जाएंगे, क्योंकि भाई प्रयाग में कह रहे हैं सर्वेश्वर है, सर्वेश्वर ईश्वर वहीं पे है, या तो यहाँ पे या तो केदारनाथ में है ना, ये तो केदारनाथ में है, तो दोनों जगहों में से एक जगह है। इस तरीके से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, ध्यान रखिए अग्रवाल नहीं है, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ अग्रवाल को आपने कहाँ पढ़ा है, याद आ रहा है? केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं, प्रकृति प्रेमी। बहुत विस्तार से हमने इनको प्रगतिवाद में कराया, वहां पे केदारनाथ अग्रवाल है और प्रयोगवाद में केदारनाथ सिंह है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। बाकी कीर्ति चौधरी,
कुंवर मदन को तो ले गए लेकिन कीर्ति को पीछे छोड़ दिया और ये लोग गए कहाँ? प्रयाग में। क्यों गए? सर्वेश्वर, ईश्वर के दर्शन के लिए। या तो यहाँ जाते या तो केदारनाथ जाते, तो यहीं पे गए। तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदनवार शैन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, ये है क्रम। ठीक है। और बाकी हमने समय आपको बताया कि प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 में, मदनवार शैन 1922, तो प्रयाग मदन में 3, और विजय देव क्रम में देखें तो विजय देव 24 और 27, कुंवर नारायण और सर्वेश्वर का 27 ही है, केदारनाथ सिंह 32, 1932, कीर्ति चौधरी 35, ये क्रम है, प्रयाग मदन विजय कुंवर सर्वेश्वर केदारनाथ कीर्ति। अब हम लोग जो है अज्ञेय जी के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा कर लेंगे और फिर साथ में PYQ भी कर लेंगे। देखिए अज्ञेय जी के बारे में भी देखें तो सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन अज्ञेय, सबसे पहले इनकी, जैसे ही हमने पिछली क्लास में जो है महत्वपूर्ण कवियों की रचनाएं भी याद कर ली थी, तो क्योंकि जैसे हमने प्रगतिवाद में त्रिलोचन जी का है, केदारनाथ अग्रवाल जी का है, ये सब कर लिया था क्योंकि उनके क्वेश्चन बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं। ऐसे ही अज्ञेय जी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम अज्ञेय जी की करीबन जो है 17 रचनाएं, 16-17 रचनाएं यहाँ पे दिया गया है। तो जो प्रमुख कृति है उनको हम यहाँ एक बार देखते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ हद तक ये कृतियाँ रह जाए, किस तरीके से हम इनको अपने दिमाग में रख सकते हैं, थोड़ा सा हम इमेजिन करते हैं इन कृतियों के बारे में। देखिए अज्ञेय जी 1933 में इनका भग्नदूत है, चिंता 42 में, इत्तलम 46 में, हरी घास पर छड़ 49 में है, बावरा हेरी 54 में है, फिर इंद्रधनुष रौदे हुए 57 में, अरियो करुण प्रभा में 59 में है, आंगन के पार द्वार 61 में है, पूर्वा 65 में, सुनहले सवाल 66 में, कितनी नाव में कितनी बार 67 में है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 70 में है, सागर मुद्रा 70, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, फिर महावृक्ष के नीचे नदी की बाग छाया, ऐसा कोई आपने या ऐसा कोई आंगन देखा या ऐसा कोई घर आपने देखा, आंगन नहीं, ऐसा कोई घर आपने देखा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है। अब इन्होंने कहा, समझना ये है कि कह रहे हैं कि एक बावरा व्यक्ति है और वो बैठा है। अब देखिए जब आप खुली आकाश के नीचे बैठे होते हैं तो कभी आपने देखा इस तरीके से इंद्रधनुष को, खुली आकाश के नीचे एक व्यक्ति बावरा सा बैठा हुआ है, बिल्कुल कहाँ पे बैठा है? एक खुली आकाश के नीचे, एक तरफ खुली आकाश के नीचे एक व्यक्ति बैठा है, और मतलब एक समझिए कि इतना है कि वो बैठा है, वहां पे आंगन भी है, नीचे आंगन भी है, लेकिन ये खुली आकाश के नीचे जो ये व्यक्ति बैठा हुआ है, और जैसे शैवाल नहीं होता है, सुनहला शैवाल या ग्रीनरी नीचे घास होता है, तो ये कहाँ पे बैठे हैं? इस तरीके से वहां पे जहाँ बैठे वहां पे हरी घास है। आपको बिल्कुल इमेजिन करवाना है ना तो एकदम बढ़िया हम घास वगैरह थोड़ा बना देते ताकि इमेजिन कर पाइए। ठीक है। हाँ, तो जैसे ये नीचे बैठे तो हरी घास भी है, अब व्यक्ति हरी घास पर बैठा हुआ है और वहां पे एल्गी भी लगा है, शैवाल भी लगा है। ठीक, तो वो व्यक्ति कहाँ पे बैठा हुआ है? यहाँ पे इंद्रधनुष है, ऊपर इंद्रधनुष बना है और ये व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, शैवाल भी है, हरी घास पर ये बैठा हुआ है और बीचों बीच आंगन के, और ये व्यक्ति बड़ा बावरा टाइप में है ना, हरी घास पे बैठा है, बावरा है। क्यों बावरा? इसलिए क्योंकि ये ना चिंता मग्न है, ये सोचने में मशगूल है, सोच रहा है बैठ के, मतलब समझ नहीं पा रहा तो ये सोच रहा है बैठ के कुछ उस घास पे, चिंता में मग्न है। इत्तिलम, उस समय में, इत्तिलम में वो चिंता में मग्न है, भग्न नहीं है, मग्न है, मग्न, जबकि रचना का नाम भग्न है लेकिन ये चिंता में मग्न है। हमने क्या देखा? एक बार फिर से बनाते हैं। देखिए ये टेक्निक निमोनिक टेक्निक है, अगर काम कर जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने तरीके से तो याद ही कर सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा? आंगन है, ये आंगन है, ठीक है, और आंगन के बीचों बीच मान लीजिए यहाँ पे जस्ट ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो बैठा हुआ है और ऊपर इंद्रधनुष है, ऊपर अगर देखें तो इंद्रधनुष है, और ये कहाँ पे बैठा है? हरी घास पर क्षण भर के लिए बैठा है, ज्यादा देर के लिए नहीं बैठा है, हरी घास पर क्षण भर बैठा है, और साथ में वहां पे आप देखेंगे ना शैवाल भी लगा हुआ है, एल्गी लगा हुआ है, ठीक है, शैवाल लगा हुआ है। और ये कैसा टाइप में व्यक्ति, अगर ये इस तरीके से बैठा है इसका मतलब ये बावरा है ना,
और ये चिंता में क्या है, भग्न है, भग्न, मग्न नहीं है। मग्न होता है ना, चिंता में मग्न होना, चिंता में डूब जाना, लेकिन रचना का नाम है भग्न दूत, इसलिए हमें ये मानना है कि चिंता में ये भग्न है। और ये किस समय, इत्तलम, उसी समय, ये उसके साथ घटना उसी समय हो रहा है। इंद्रधनुष ऊपर दिख ही रहा है, आंगन के पास ये बैठा हुआ है। अब इस व्यक्ति को देख के आपकी स्थिति कैसी है, आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और मान लीजिए आप जैसे ही देखें, ठीक है, आप बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हो इसको देख के। जैसे इस व्यक्ति को देखते हैं चिंतामग्न है, तो आपके देखने से जैसे आपके उससे करुणा आती है कि भाई बेचारा चिंता में बैठा हुआ है, सुनहले शैवाल पे बैठा हुआ है, लेकिन ये चिंता में बैठा हुआ है। लेकिन पता है शैवाल के किनारे बैठा है और आप पता है कहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे इस तरीके से मान लो नाव चल रहा है और नाव पे बैठे हो। कितनी नाव में कितनी बार तो आप चक्कर लगाते हो, तो जब नाव में चक्कर लगा रहे हो तो आप उस व्यक्ति को देख के देखोगे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। तो दो चीजें आपको इमेजिन करनी है। एक इमेजिन करना है कि घास पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बावरा सा है, चिंता में मग्न है, इत्तलम उस समय, और शैवाल पे बैठा है, क्योंकि शैवाल भी इनकी रचना का नाम है। दूसरी तरफ आपको ये देखना कि ये व्यक्ति कहाँ है, सागर में नाव चल रहा है, सागर मुद्रा, सागर में नाव चल रहा है, क्योंकि सागर में आप नाव कितनी बार आप चला रहे हो, उसे देख के कह रहे हो कि क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। वो व्यक्ति जो ये वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, ये जो व्यक्ति है मैं इसकी आदत से अच्छे से वाकिफ हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो भले ही बावरा है, लेकिन पहले ये क्या करता है ना, सन्नाटा बुनता है। ऐसे किसी के सामने नहीं बोलता, पहले वो सन्नाटा बुनता है। सन्नाटा क्यों बुनता है? क्योंकि ये जहाँ पे बैठा हुआ है वहां पे आप देखेंगे तो एक पेड़ भी है। कौन सा पेड़ है? महावृक्ष है, महावृक्ष। तो महावृक्ष के नीचे ये बैठा है और नदी की बाग पार छाया पे मैं खड़ा हूँ। क्या ऐसा घर आपने कोई देखा है? अब मैं पूरा एक बार पूरे सेंटेंस को बना के बता रही हूँ कि इसमें इमेजिन आपको दो चीजें करनी है। एक व्यक्ति है नीचे हरी घास पर बैठा हुआ है क्षण भर के लिए, उधर चारों तरफ शैवाल भी है, इत्तलम भग्नदूत यानी चिंता में मग्न है, बावरा सा है। वो क्यों बावरा सा है? और एक तरफ तो नीचे आंगन है, आंगन के पार द्वार भी है, ऊपर बड़ा सा महावृक्ष भी है, और महावृक्ष के नीचे सेम वो बैठा हुआ है और देख किसको रहा है? इंद्रधनुष को देख रहा है। वो पहले नहीं बोलता है, वो ऐसे बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है नाव में चक्कर लगा रहा है, सागर में कितनी नाव में कितनी बार चक्कर लगा रहा है, और वो उस व्यक्ति को इसको देख रहा है। तो उसको देखते ही ना उसके मन में करुणा आ रहा, अरे वो करुण प्रभा में है। और फिर वो और लोगों से कहता है कि क्या ऐसा कोई घर आपने देखा, यानी इस आंगन में जहाँ सेल्गी है, एल्गी है, जहाँ पे हरी घास पर क्षण भर वो बैठा, वो बावरा सा है, क्या आपने कोई ऐसा घर देखा है? नहीं देखा है। आप खुद से इसको बनाइएगा तो आपको याद होगा। देखिए, दो चीजें इमेजिन करनी थी, हमने बताया था, भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा हेरी, इन धनुष रौदे हुए, अरियो करुण प्रभा में, आंगन के पार पूर्वा, सुनहले सवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। हालांकि इनके सन को भी ध्यान रखना है, कुछ सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हरी घास पर क्षणभर 1949 इसको जरूर ध्यान रखिए, और आंगन के पार द्वार ध्यान रखिए 1961 है। 1967 कितनी नाव में कितनी बार महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा बहुत हम जो है अज्ञेय जी के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, अज्ञेय जी के संबंध में देखें तो इनको जो है मुक्तिबोध ने कहा कि अज्ञेय जी जो है ना, ये अज्ञेय जी जो है ये बुर्जुआ जी का अंतिम मुमूर्ष कवि है। जैसे एलीट क्लास होता है ना, तो कहते हैं कि एलीट क्लास में देखे अंतिम मुमूर्ष कवि कौन है, तो मुक्तिबोध ने इनको कहा, अज्ञेय जी को कहा है। और कितनी नाव में कितनी बार, अभी हमने देखा कितनी नाव में कितनी बार, जो व्यक्ति सागर मुद्रा में बैठ के उस बावरे व्यक्ति को देख रहा था, कितनी नाव में कितनी बार के लिए जो है अज्ञेय जी को
ज्ञानपीठ मिला है। तो ये पूछा जा सकता है किसके लिए ज्ञानपीठ इनको मिला है, कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला है। अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित कवियों की पदयात्रा का नेतृत्व भी अज्ञे जी ने एक बार किया था। एक इनका क्वेश्चन पूछा जाता, आंगन के पार द्वार जो इनका काव्य संग्रह है वो 3 भागों में है। तो ये पूछा जाता है आंगन के पार द्वार कितने भागों में है, तो वो अंतः सलिला, चंद्रकांत शिला, तो अंतः सलिला, चंद्रकांत शिला और अषाढ्य वीणा, ये 3 पार्ट में ये है। एक इनका बहुत महत्वपूर्ण कविता है अषाढ्य वीणा, लंबी कविता, पाठ्यक्रम में भी 5वीं यूनिट में यूजीसी नेट में लगा है। तो ये जो अषाढ्य वीणा लगा है इसमें मूल भाव किस चीज का है, मूल भाव है अहम का विसर्जन, यानी आप अपने आप को किसी चीज के पूरे तरीके से समर्पित कर दो बिना ये सोचे कि तुरंत आपको परिणाम मिलेगा कि नहीं। और जो इनका अषाढ्य वीणा जो कविता है ना वो किस पे बेस्ड है, ये चीनी जो है लोक कथा है, चीनी लोक कथा जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है, टेमिंग ऑफ द हार्प, टेमिंग ऑफ द हार्प, इसके आधार पे लिखा गया लंबी कविता है। बाकी इनकी एक कविता है शाप, शाप कविता इन्होंने लिखा था नगरीय सभ्यता एवं जो तथाकथित अपने को सभ्य कहते हैं ना उन पे बहुत बढ़िया इन्होंने व्यंग किया है सांप कविता के माध्यम से। जापानी काव्य की शैली पर अगे ने एक ऐसे ही लिखा, जापानी से ही बड़े प्रभावित है, टेंगुआ हार्प में भी हमने बताया, ऐसे एक चीड़ का खाका, तो हाइकू नाम से एक लिखा गया है इनका, हाइकू जापानी भाषा में इसको हाइकू भी कहते हैं। तो एक चीड़ का खाका लिखा है इन्होंने। और चिंता काव्य ग्रंथ के संबंध में महत्वपूर्ण पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इनका जो चिंता काव्य ग्रंथ है ये जो चिंता काव्य ग्रंथ है वो 2 भागों में विभक्त है, एक विश्वप्रिया नाम में और दूसरा एकायन नाम से। ऐसे ही जो हमने इत्तलम देखा था, इत्तलम, इत्तलम इनका 4 भाग में है, वो 4 भाग में एक है बंदी स्वप्न नाम से, ये हासिल नाम से है, ये हारिल, हारिल वैसे पक्षी होता है, और वंचना के दुर्ग करके है, वंचना के दुर्ग हो गया, और मिट्टी के ईहा करके है, तो मिट्टी के ईहा। बाकी बावरा अहेरी की रचना में अहेरी से मतलब क्या होता है, अहेरी मतलब ऐसे होता प्रकाश, और वो व्यक्ति कहाँ बैठा था, इंद्रधनुष था ना, तो नीचे प्रकाश तो होता ही बावरा अहेरी में, यानी एक तरीके से रचनाकार बताना चाहते हैं कि बाहरी दुनिया में प्रकृति के अंधकार और मनुष्य के मन के अंधकार को मिटाने का प्रयास कैसे किया जाए। और इस पे कहते हैं कि जो इनका बावरा अहेरी करके है कविता, उस पे उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। हालांकि ये कवि अज्ञे जी जो थे तो इनका जो है, जो हम इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत को पढ़ते हैं तो एजरा पाउंड और इलियट से अच्छे संबंध थे। बाकी भाषा समाज के संबंध में इनके नदी के द्वीप आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन भी था कि समाज जो है नदी के उसमें है, द्वीप एक तरीके से उसमें एक व्यक्ति है। ऐसे ही भाषा और समाज व काव्य के संदर्भ में स्वयं ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है ना ये समाज में स्वतंत्र है। इनके अनुसार देखें तो व्यक्ति जो है समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं है। उस साहित्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जिसमें कोई सांस्कृतिक अस्मिता ना हो। इनका कहना काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे बाद में भी यही बात सच है। तो व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही जो भाषा का सम्मान करते हैं। तो ये अपने संबंध में इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की संख्या घट रही जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक तरीके से सिद्धि मानते हैं, ये कहना भी अज्ञे जी का है। बाकी आधुनिक साहित्य में अगर देखें मानवीय व्यक्तित्व, उनकी सृजनात्मकता की गहरी चिंतन अभिव्यक्ति जो है रामस्वरूप जी कहते हैं वो अज्ञे जी में मिलता है। और बच्चन जी इनके बारे में जो कहते हैं कि स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है, कहते हैं कि वे अपनी सोच व तकनीक में, यानी सोच में भी देखें और सोच में भी, और साथ में उनकी जो टेक्निक थी लिखने की और सारी चीज़ों में, उसमें वो आधुनिक है। इसलिए अज्ञे की प्रकृति प्रेम में एक विराटता, एकांतता और सन्नाटा है। और एक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, विजय देव नारायण शाही ने इनके बारे में कहा था कि जैसे प्रसाद जी को हम पढ़ते हैं तो प्रसाद जी को पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या किया है, अनुभूति को, यानी जो उन्होंने जीवन में अपने अनुभूत किया है उसको उन्होंने दर्शन में भुला दिया है, किसने, प्रसाद ने। लेकिन अज्ञे ने क्या किया है, अज्ञे ने जो दर्शन है ना, इस दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली है, ये इनके बारे में कहते हैं। तो मुझे विश्वास है बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से तीसरे सप्तक के कवियों के नाम बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और रचनाएं अज्ञे का देख लिया आपने। और अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये क्लासेज ऐप पे रहेंगी और लॉन्ग टाइम तक तो ऐप पे सारे क्रम से ये क्लासेज मिलते रहेंगे। अभी कुछ क्लास आपको यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? आर्यावर्त, आत्मजयी, महाप्रस्थान, अंधायुग। पहले भी हमने कुंवर नारायण जी की बात की थी, उनकी आत्मजयी जो है ये कठोपनिषद, और धनवीर भारती की कृति अंधायुग का संबंध महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति से। धनवीर भारती की अन्य रचनाओं में गुल की बन्नो एक दुनिया समानांतर में भी संकलित है, जो यूपीएससी में लगा है। सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, ये मेरे लिए नहीं। महाप्रस्थान नरेश मेहता जी का खंड काव्य है। नरेश मेहता की अन्य रचनाओं में संशय की एक रात बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। शबरी प्रार्थना पुरुष, जबकि आर्यावर्त मोहनलाल महतो वियोगी का है। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। आत्मजयी किसका है? कुंवर नारायण जी का। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण की रचना में चक्रव्यूह है, परिवेश हम तुम है, कोई दूसरा नहीं, अपने सामने इन दिनों, वाजवा के बहाने। कलगी बाजरे की में सृष्टि के ईश्वर और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? कलगी बाजरे की में सृष्टि के ईश्वर और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा जो है बिछली घास को माना गया है। बहुत अच्छी कविता है ये। कलगी बाजरे की में सृष्टि के ईश्वर और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा बिछली घास को माना गया है। कलगी बाजरे की कविता के रचनाकार वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। बाकी तार सप्तक का संपादन एवं प्रकाशन किया इन्होंने। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहते हैं। बाकी भग्नदूत, चिंता इतलम, हरिघास छड़वर, आंगन के पारद्वार, असाध्य वीणा, सांप, नदी के द्वीप, ये द्वीप अकेला इनका है। प्रपदवाद किसका पर्याय है? नई कविता, आकविता, नकेनवाद, प्रयोगवाद। अब देखिए, प्रपदवाद, नकेनवाद, इनको हम आगे के क्लास में देख लेंगे। अभी एक चौथे तार सप्तक के कवि बचे हुए हैं। प्रपदवाद 1956 में आया, इसे नकेनवाद भी कहते हैं, और नलिन विलोचन शर्मा ने किया था। बिहार के 3 कवि नलिन, केशरी और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार बनाकर नकेन है। कविता 1965 के प्रवर्तक श्याम परमार। देखिए, कविता 1965, इसके प्रवर्तक श्याम परमार। प्रयोगवाद 1943 ईस्वी के प्रवर्तक वात्स्यायन अज्ञेय जी है। नई कविता 1954 में अज्ञेय ने अपने एक रेडियो वार्ता में सबसे पहले प्रयोग किया। देखिए, नई कविता 1954 में जो आया, इसका सबसे पहले जो उल्लेख है अज्ञेय ने अपनी एक रेडियो वार्ता में सबसे पहले किया था। नई कविता 1954 का आरंभ जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि प्रपदवाद का समय ध्यान रखिए 1956 नकेनवाद कहते हैं, और इसमें 3 नलिन विलोचन, केसरी और नरेश का नाम है नकेन में। और कविता जो 1965, इसके प्रवर्तक कविता के श्याम परमार। और प्रयोगवाद अज्ञेय जी के द्वारा। नई कविता पहली बार अज्ञेय जी ने कहाँ पे वो किया था उल्लेख? 1954 में रेडियो वार्ता में। बाकी नई कविता 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। प्रपदवादी कवि नहीं है, तो अभी हमने नलिन, नरेश और केसरी को देखा था। बाकी ये जो है प्रपदवाद का प्रवर्तन हुआ कभी 1956, टाइम ध्यान रखना है। इनमें बिहार के 3 कवि हैं, इनके आधार पर ये बना है। और मैंने अंतर बता ही दिया था कि जैसे प्रपदवाद है वो प्रयोग को साध्य यानी प्रयोग को लक्ष्य मानते हैं, और प्रयोगवाद वाले इनको साधन मानते हैं। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो अब देखिए, आप बहुत आराम से पहचान जाएंगे। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखिएगा, नलिन विलोचन केसरी कुमार और नरेश के नाम है, नरेश मेहता नहीं है। नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र। फूल नहीं रंग बोलते, बुनी हुई रसिया, आत्मजयी, युगधारा। तो क्रम से मिलाना है तो नरेंद्र शर्मा, इनके प्रवासी के गीत 1938, नागार्जुन युगधारा 1953। तो नरेंद्र शर्मा के प्रवासी के गीत 1938, ये प्रवासी के गीत कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह 1938 में प्रवासी के गीत। युगधारा भी बहुत महत्वपूर्ण है, नागार्जुन जी का, कल ही हम लोगों ने युगधारा वगैरह याद किया था। ये नागार्जुन जी का युगधारा याद हो। युग की गंगा हमने बताया था कि गंगा में आप स्नान करेंगे फिर कैसे होगा, बम्बई वाला स्नान घाट कैसे होगा, फिर इसमें गंगा, फिर आप आईना देखेंगे तो रंग बोलेगा। मैंने बोला था ना, अगर आप सुनेंगे और ऐसे करके ड्रॉ करके बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको याद भी होगा। फिर युग की धारा में हमने मछली वाला लिया था कि प्यासी पथराई आंखों से वो मछली देखती है आपको, हजारों हजारों कोरशनी बाहों को लेके आप क्या करते हैं उसको, उसका अच्छा तो करेंगे नहीं। तो नागार्जुन जी का युग धारा 1953।
बाकी केदारनाथ अग्रवाल का देखें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। केदारनाथ अग्रवाल का फूल नहीं रंग बोलते 1965। केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते 1965। भवानी प्रसाद में इसका बुनी हुई रस्सी 1971। कुंवर नारायण का आत्मजयी है 1965। इसके बाद नदी की बांक पर छाया। नदी की बांक पर छाया, आज नदी बिल्कुल उदास थी, ठंडा लोहा कुहानो नदी। बाकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आगे केदारनाथ, तो आप बहुत अच्छे से जो है इसको आप मिला सकते हैं। ठंडा लोहा किसका है? कुआनो नदी, आज नदी बिल्कुल उदास थी। देखिए आगे नदी की बांक पर छाया, केदारनाथ अग्रवाल है। हम लोग केदारनाथ सिंह यहाँ पढ़े ना, अग्रवाल को हम लोग प्रगति में पढ़े हैं। तो आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है केदारनाथ अग्रवाल जी का। बाकी ठंडा लोहा और सर्वेश्वर दयाल का कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये पंक्तियां, इसके रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिराज धूमिल। देखिए ये पंक्तियां हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह गीत फरोश है। तो भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश से चकित है दुख, गाधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिये, त्रिकाल संध्या। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे थाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था, न किसी प्रकार की कथनी या वस्तु। प्रयोगवादी हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया, ये किसने कहा? ये हमने पहले भी बताया था। बैठे ठाले का धंधा इनको नंदुलारे वाजपेयी ने कहा था। ठीक है, नंदुलारे वाजपेयी ने। और बाकी डॉक्टर नगीन जी ने क्या कहा था? डॉक्टर नगीन जी ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनाज था, शंखा, घुटन, घंटा, भग्नाशा में से एक पथ की अन्वेषण की व्याकुल भावना है, और ये कभी एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? देखिए, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा है। ये पंक्ति उनकी कविता सत्यम शिवम सुंदरम की है। यानी शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, ये पंक्ति है, और रामविलास शर्मा जी का ये पंक्ति उनकी कविता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम कविता तार सप्तक में संकलित है, जिसका संपादन अंग्रेजी जी ने किया, जो 1943 में प्रकाशित हुआ। रामविलास शर्मा जी का जन्म उन्नाव यूपी में अक्टूबर 12 में हुआ, 1912 में। 70 में निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 4 दिन 1936 में उपन्यास है, पाप के पुजारी 1936 नाटक है इनकी। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों में असंगत युग्म, हे मेरी तुम, फूल नाम है एक, नीली रेखा तक लोग भूल गए हैं। हे मेरी तुम हमने कल ही देखा था, हे मेरी तुम किसने कहा था? जमुनजल, हे मेरी तुम। फूल नाम है एक, फूल नाम है एक, नीली रेखा तक लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह वाला जोड़ा जो है सही नहीं है, क्योंकि रघुवीर सहाय का है लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय द्वारा रचित एक कविता संग्रह, जिसके लिए सन 1984 में उनको साहित्य अकादमी में मिला था। मतलब लोग भूल गए हैं इसके लिए। बाकी नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, फूल नाम है एक, त्रिलोचन, हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, उदिता, चिंता, चांद का मुटेड़ा, संसद से सड़क तक। काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम तो हमें ये पता होना चाहिए। जैसे चिंता का हम लोगों ने देखा, संसद से सड़क तक का समय धूमिल का कब का है? तो चिंता 1924 गया, चांद का मुटेड़ा 64, संसद से सड़क तक 72, उदिता 80 शमशेर बहादुर का है, उमिता कर ये उदिता। इधर वह व्यक्ति मेरा पिन नहीं छोड़ रही थी, इधर वह कविता मेरा पिन नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो डबरी पर सूरज का बिंब, तीसरा क्षण, हाशिए पर कुछ नोट्स, एक लंबी कविता। एक साहित्य की डायरी सिलेबस में लगा है मुक्तिबोध का, तो वहां से पंक्ति एक लंबी कविता के अंत से लिया गया है। बाकी अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंताकरण का आयतन, भूल गलती। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में, आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। अषाढ़ वीणा आगे की किस कविता संग्रह में है? तो हम लोगों ने अषाढ़ वीणा को पढ़ा, आंगन के पार द्वार 1961, अषाढ़ वीणा 1961 आंगन के पार द्वार में था। बाकी आगे के अन्य काव्य बावरा हेरी 54, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है? व्यावसायिकता के कारण।
आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए भी अभिशप्त है। कभी केवल खुशी के गीत लिखता है, कभी शौक से गीत लिखता है और बेचता है। तो गीत फरोश में वाणी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं? वो ये कि व्यावसायिकता जो है इतना हावी है कि उससे जो है आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिख रहा है। नहीं तो कभी लोग जो है अपने काव्य का सौदाबाजी कभी नहीं करते थे। गीत फरोश जो है कविता में वाणी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि जो है अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए भी अभिशप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक 1951 के इसके कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह परिवर्तन जिये 1976, चकित है दुख 1968, इदम नमम 77, अंधेरी कविताएं 68, त्रिकाल संध्या 1978, गादी पंसती 69, बुनी हुई रस्सी 71। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? बाघ, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा। केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक 1959 में संकलित कवि बाघ नामक प्रसिद्ध कविता इन्हीं की है, केदारनाथ सिंह की। इनके कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो तथा अकाल में सारस। नागार्जुन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली में भी कविताएं लिखते थे। चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? चकमक की चिंगारियां। चकमक की चिंगारियां ये मुक्तिबोध की कविता है। यह चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संग्रहित है। बाकी चांद का मुंह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाक धूल 1980, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंताकरण कायतन, भूल गलती ये चर्चित कविताएं हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है। पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया है? देखिए, पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई जरूरत नहीं, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत जो मूल्य हैं उनको भी अपनाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि एक तरीके से जो नहीं अपनाने योग्य उसको भी मत अपनाओ। ये कहना धर्मवीर भारती जी का है कि पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पश्चिम का जो विरोध है उसके नाम पर जो मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्य है उनको भी मत अपनाओ। बाकी इनका अंधा युग गीति नाट्य है। अंधा युग 1955 में स्वतंत्रोत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। सृजन के क्षण किनकी कविता है? तो सृजन के क्षण अज्ञेय की है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष कहते। इनकी अन्य चर्चित कविताएं साध बेड़ा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षणभर, शब्द और सत्य है। तो हमने काफी कुछ क्वेश्चन भी कर लिया 4 पार्ट में, और तीसरे सप्तक के कवियों तक और बड़े रचनाकारों में मुक्तिबोध और अज्ञेय जी को कवर कर लिया है। बाकी धीरे धीरे अभी इसमें नई कविता प्रपदवाद, नकीनवाद को लेके आप लास्ट तक देखेंगे तो इस तरीके से बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सामान्यतः हमेशा जब क्लास शुरू होता था तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद तक करा देते थे। प्रगति, प्रयोग, नई कविता, समकालीन कविता, साठोत्तरी, इनसे हमेशा रह जाता था। तो मेरी कोशिश है कि पहले इसी को इस बार कराते हैं, क्योंकि आधुनिक काल से क्वेश्चन बहुत आते हैं। बाकी लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।